धन्यवाद सभी का। हमारे आज के मेहमान और वक्ता हैं डॉक्टर राम भाई अंबाराम पटेल सर। अ, हम्म। डॉक्टर पटेल सर का जन्म 1 फरवरी 1949 को गुजरात के मेहसाड़ में हुआ था। वर्तमान में वे वडोदरा के एक मेडिकल कॉलेज में निदेशक, प्राचार्य एवं प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने जीसीएच आयुर्वेद हेलो। रत्न और एमडी होम्योपैथी की मारो। उपाधियां प्राप्त की हैं। वे 1984 से एनाटॉमी और सर्जरी के विषय पढ़ा रहे हैं और सर्जरी विभाग के प्रमुख के रूप में 16 वर्षों तक सेवाएं दी हैं। प्रशासनिक अनुभव में उन्होंने प्राचार्य, विभागाध्यक्ष और अस्पताल अधीक्षक के रूप में कार्य किया है। उन्होंने देश विदेश के अनेक शैक्षणिक प्रस्तुतियां दी हैं, जिनमें भारत के कई शहरों के साथ साथ दुबई, लंदन, अमेरिका, पेरिस और नेपाल शामिल है। रिसर्च के लिए उन्होंने जर्मनी के लिप्जिग यूनिवर्सिटी का दौरा भी किया है। मैं सर से अनुरोध करता हूं कि वह अपना व्याख्यान प्रारंभ करें और अपने ज्ञान और अनुभव को हमारा साझा करें। ओवर टू यू सर। गिरी आवाज करें। डॉक्टर पटेल, यू कैन स्टार्ट नाउ। डॉक्टर पटेल, आप अनम्यूट हो जाइए पटेल साहब। Okay, sir. हाँ, Now, am I audible? या यू आर ऑडिबल एंड यू स्टार्ट नाउ। Thanks for आपका हिंदी sir. सेशन है सर, ये हिंदी सेशन इस है। बार इस बार का जो चैप्टर है वो प्रीवियस लेक्चर जैसा ही कंपेरेटिव है जो बाकी था। इस बार कुछ औषधियों को होम्योपैथी और आयुर्वेदिक नज़रों से हम कंपेयर करने वाले हैं। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन शायद कम रहेगा क्योंकि इस बार मैंने जो मटेरिया मेडिका लिया है वो नंबर ऑफ मटेरिया मेडिकास खुलेगा। हाँ हाँ हाँ, नंबर ऑफ मटेरिया मेडिकास आर वेरी लिमिटेड विच आई हैव टेकन इनटू कंसिडरेशन। और उसको पहले देख लेते हैं क्योंकि इनके रेफरेंस जो आएंगे तो होम आयुर्वेद में नाडकर्णी और शर्मा सर, देन विलियम लेविस पार्ट 1 पार्ट 2, प्रियव्रत शर्मा और वन औषधि चंद्रोदय जो बहुत बढ़िया किताब है। और कुछ चीज़ें जो कम पड़ती थी तो हमने नेट से रेफर करके लिया है। वैसे ही होम्योपैथी में भी हमारा जो पॉपुलर मटेरिया मेडिका है वर्क विलियम बोरिक, और दूसरा है सी हेरिंग्स, और इबी नैश को भी थोड़ा रेफर लिया है, जेटी कैट को भी लिया है, और प्रैक्टिकल मटेरियल मेडिका जेएच क्लार्क को भी शामिल किया है। कुछ हमारे नेट से भी डाउनलोड किया है। मगर जब मैं ये तैयारी कर रहा था थोड़ा सा अदर देन द कंपेरेटिव बैकग्राउंड में एक आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि कुछ चीजें जैसे मटेरिया मेडिका में ही मैंने देखी है कि जैसे 3 मटेरिया मेडिका है तो कुछ दवाइयों में कुछ स्पेसिफिक कोटेशन है, एज इट इज है, कम कॉपी टू कॉपी, उसमें कोई फर्क नहीं है। दूसरा, हर एक मटेरिया मेडिका में इसका जो सेंट्रल कक्ष है और कुछ वर्ड्स हैं वो भी कॉमन रहते हैं। इसलिए मुझे एक सुझाव है कि हमारे यहाँ जो होम्योपैथी में पीएचडी चलती है तो उसके अंदर ये एक टॉपिक ऐड कर सकते हैं कि जैसे कंपैरिजन बिटवीन एक्स मटेरिया मेडिका विथ वाई मटेरिया मेडिका विथ एम एंड ऑब्जेक्टिव लाइकवाइज। और अगर होम्योपैथिक डिपार्टमेंट और आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट जॉइंटली डिसाइड कर सकते हैं तो आयुर्वेद में भी जो पीएचडी होती है और वनौषधियों में जो पीएचडी होती है तो वो लोग भी हमारे होम्योपैथ के साथ में बैठ के जॉइंट पीएचडी कर सकते हैं और असेसमेंट भी दोनों जॉइंट कर सकते हैं। ऐसा करते करते शायद एक दिन ऐसा आएगा कि दोनों डिपार्टमेंट सोचेंगे कि चलो इसमें कुछ कॉमन निकालें। और मैं हर बार एक बात दोहराता हूँ कि आयुर्वेद में कुछ ऐसी चीजें हैं जो होम्योपैथी में अगर ट्रांसमाइग्रेट करे, या होम्योपैथी की कुछ अच्छी चीजें हैं आयुर्वेद में ट्रांसमाइग्रेट करे, जैसे कि आयुर्वेद में जहाँ से छोड़ दिया था क्रूड ड्रग्स, ट्राइचुराइज ड्रग, वहां से हमने होम्योपैथी में आगे किया है। तो कुछ चीजें हैं जो हो सकती है बाद में। मगर और एक चीज मैंने देखी है कि हमारे
यहाँ प्रूविंग बोलते हैं। तो प्रूविंग हमारी सारी की सारी यूरोप में हुई है ऑलमोस्ट। जर्मनी में हुई, बाद में थोड़ी इंग्लैंड में भी हुई होगी, और धीरे धीरे करके दुनिया के कुछ शहरों में हुई है, कुछ साइंटिस्ट ने की है। मगर एक चीज देखा है कि जो कोई हर्ब है उसके अंदर इतनी तो स्पेसीज होती है, जैसे हम बेलाडोना ही ले या एकोनाइट भी ले तो उनके कोई 50-100 स्पेसीज होती है। कुछ एक ड्रग ऐसी है जिनकी 175 स्पेसीज होती थी। और किसी भी ड्रग में जो फार्मेसी में बताया गया है कि फ्लेवोनाइड, टेनिन, अल्कलॉइड, पॉलीसेकेराइड, ऑर्गेनिक एसिड, फिनॉल, सेपेनॉन, सुक्रोज एंड ट्राइटिपेट, नाइट्रोजन, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, वो कॉमन चीजें हैं। उसमें से किसी में ज्यादा होगी, किसी में एक कम होगी या लेस पावरफुल होगी। तो जब ड्रग हमारे यहाँ प्रूविंग हुई उस वक्त कौन सी स्पेसी में पेशी को सिलेक्ट किया वो मालूम नहीं था। तो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है ड्रग्स का, उसमें भी शायद इस चीजों का ख्याल रखे। और मोस्टली पहले फॉरेन में तैयार होती है और यूज होता है इंडियन जेनेटिक्स पर। अब एक एरिया में तैयार होके जो उसको प्रूविंग किया है, तो दूसरे एरिया के जेनेटिक्स के मैच हो नहीं हो वो भी थोड़ा देखना पड़ता है। इसलिए होम्योपैथी में थोड़ा ध्यान आगे और भी स्टडी होनी चाहिए। अब मैं आपको ले चलूंगा यहाँ कंपैरिजन में। तो कंपैरिजन करते समय एक चीज मेरे ध्यान में आई कि किसी भी ड्रग का एक सेंट्रल क्रक्स होता है। मतलब इसका मैथमेटिका बहुत लंबा चौड़ा होता है। इट हैज कवर्ड आई थिंक हाईएस्ट एरिया। इसमें पॉलीक्रस्ट तो माने, जैसे कुछ मैथमेटिका में तो कोई 1000 सिम्टम्स है, कुछ मैथमेटिका में 1200, 1500, 2000 सिम्टम तक दिए हैं। मगर बहुत गहन से सोचेंगे तो इसका सेंट्रल कक्ष में, जैसे सेंट्रल कक्ष का मतलब या तो इसका कोई सिस्टम एफेक्शन होता है, टिश्यू एफेक्शन होता है, या ऑर्गेन एफिनिटी होती है। तो वो परमानेंट रहती है और उसकी वजह से जो डिजीज होते हैं उसके ऊपर से सिम्टम लिए है। ऐसा बहुत गहन अभ्यास करने पे मालूम पड़ा है। इसलिए हम देख रहे हैं कि जहाँ मटिया मेडिका का जो प्रैक्टिस करते हैं होम्योपैथ, तो हर आदमी हर एक डिटेल में बहुत मुश्किल से जाता है। मगर ओवरऑल इसका जो एक सेंट्रल आइडिया होता है उसी बेस पर वो प्रैक्टिस करता है और रिजल्ट भी मिलते हैं। और ऐसा भी है कि सिंगल ड्रग्स भी नहीं होती है, कभी कभी डबल भी होती है, कभी कभी मल्टीपल भी होता है। तो फिर भी एक्शन होती है, फिर भी रिजल्ट मिलता है। तो इट इज ये दूसरा विषय है। मगर हम अभी इंडिविजुअल चलेंगे तो मैं इस बार कम से कम कुछ 20 ड्रग प्रेजेंट कर रहा हूं, जिसमें कुछ ड्रग्स पॉलीक्रेस्ट है, कुछ हमारी कॉमन ड्रग्स है, और कुछ ऐसी ड्रग है जिसका एरिया ऑफ इफेक्ट इज वेरी लार्ज। मगर हमारा लक या अनलक, बैड लक बोले तो वो होम्योपैथी में उसके ऊपर कोई ज्यादा अध्ययन नहीं हुआ है। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है होम्योपैथ को कि जब ये वो दवाई के बारे में कुछ भी पढ़ते हैं, सोचते हैं, तो एक बार उनको वहाँ ऑनलाइन जाके द स्कॉलरली आर्टिकल डाल के देखेंगे तो आपको इतने आर्टिकल मिलेंगे उस दवाई के ऊपर, तो आपका जो थोड़ा सा लिमिटेड नॉलेज है वो बहुत बढ़ जाएगा। और शायद हमारा सोच भी बदल सकता है। तो ये हैबिट भी हमारे बच्चों में भी डालनी है, हमारे होम्योपैथ को भी देखना चाहिए और प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी। अब हम लेंगे एकोनाइट। तो एकोनाइट को बोलते हैं वत्सनाभ संस्कृत में। वत्स नाग बोलते हैं। वत्स नाग मतलब एक नाग ही है जो जहर उगलता है। तो एकोनाइट में भी ऐसा है कि अगर हम रॉ एकोनाइट लेंगे, वो जड़ यूज होती है उसकी, तो उसमें भी दो तरीके के, काला एकोनाइट होता है, एक ब्लू और सफेद एकोनाइट होता है। तो अगर गलती से भी काला एकोनाइट आ गया, जैसे फिल्ट्रेज तो हर जगह पे होता है, हर जगह में करप्शन चल रहा है, तो कभी कभी दूसरा भी दे देते हैं। मगर इसलिए दवाई बनाने वालों ने भी ये देखना चाहिए कि हमारा जो सोर्स मटेरियल है
वो कौन सी क्वालिटी का है और कौन सी स्पेसीज है, इसके अंदर कितने अल्कलॉइड होंगे, जो ओरिजिनल प्रूविंग था और अभी जो प्रूविंग हो रहा है या अभी जो दवाइयां बन रही है, क्या डिफरेंशिएशन हो सकता है। और जब हम इंडिविजुअलाइजेशन की बात करते हैं तो हर दवाई का इंडिविजुअलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए सेंट्रल आइडिया लेके हम चलेंगे तो थोड़ा सहूलियत रहेगा और ब्रेन लोड भी कम पड़ेगा। तो जैसे एकोनाइट है तो उस वहाँ आयुर्वेद में उसको जहर के तौर पे लिया है, और अगर उसकी शुद्धि में भी कोई कमी रह गई तो फिर इसकी जो दवाई बनेगी उसमें भी रिएक्शन आ सकते हैं। दूसरा, होम्योपैथी में भी हमारे पोटेंसी का जो प्रॉब्लम है अभी सॉल्व नहीं हुआ है। एकोनाइट है, मैं मानता हूं जब तक वो नर्वस सिस्टम का एफिलिएशन वाली दवाई है, और नर्वस सिस्टम को आयुर्वेद में वात मयाजम, वात दोष का वो मेन सोर्स बताए, उसके ऊपर वो सवारी करके चलती है। तो मतलब जहां जहां भी बिकॉज ऑफ द डिफिकल्टी इन फंक्शनिंग, नॉट स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग मीन्स रिलीजिंग ऑफ द ऑर्डर्स थ्रू द नर्व, जो भी प्रॉब्लम होगी वो ऑलमोस्ट दे आर कवर्ड, एंड दैट टू विथ रैपिडिटी। एकोनाइट का स्पीड बहुत होता है ऐसा उन्होंने बताया है, और एकोनाइट की गलती से शायद मौत भी हो सकती है अगर आयुर्वेद में। होम्योपैथी में ऐसा नहीं है, बट होम्योपैथी में क्या है, अग्रेवेशन आएगा तो थोड़ा तकलीफ ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उसका हमें एंटीडोट भी पास में और जानकारी में रहना जरूरी है। तो हम देखें सिम्टम की जो लिस्ट है, ऑलमोस्ट लिस्ट को जब हम ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ ने मैंने दिया है एन्यूरेसिस, मगर एन्यूरेसिस का मतलब इट इज ए नर्व बेस्ड एन्यूरेसिस का जो स्ट्रक्चर का फंक्शन है विच इज कंट्रोल्ड बाय द नर्व, दैट नर्व सप्लाई की वजह से एन्यूरेसिस हो रहा है, तो वहां एकोनाइट चलेगी। बाकी कंजेशन की वजह से है तो वहां दूसरी दवाई आएगी। तो हमें ये भी पैथोलॉजी भी इसके साथ में रिलेट करते हैं। तो जैसे नमनेस है, सारे के सारे सिम्टम्स मैंने जहां से लिए हैं वहां हम वही सिम्टम हमारे मटिया मेडिका में भी मिले हैं। आमने सामने मैंने कंपेयर किया है, जैसे जेएच, तो जेएच मतलब जो ऑथर है हमारा, तीन मटिया मेडिका जिसने लिखा है पार्ट 1, 2 एंड 3, तो उसका पार्ट 1 पेज नंबर 15, इस बार मैंने थोड़ा सा समय नहीं मिलने की वजह से रफली पेज नंबर लिखा है, मतलब स्टार्टिंग ऑफ दैट चैप्टर। मगर हर एक चैप्टर में 4 पेज होते, 5 पेज होते, 6 पेज होते हैं, तो अगर आप रेफर करना चाहते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। इसलिए नेक्स्ट टाइम इससे भी ज्यादा इंप्रूव करके हम प्रेजेंट कर सकते हैं। इस बार थोड़ा हमें फॉरगिव करना। जो जैसे टिंगलिंग है, न्यूरalgia है, सब नर्व रिलेटेड है, रेस्टलेसनेस है, बट इट इज ए बिकॉज ऑफ नर्व पेन। पैरास्थेशिया मीन्स सप्लाई ऑफ द नर्व इज लेस। एफिनिटी ऑफ नर्वस सिस्टम, देखो यहाँ भी एफिनिटी ऑफ नर्वस सिस्टम, और लास्ट में जो मैंने ऑर्गेनॉन में भी दिया था वहां भी सोरा वर्सेस वात, उसमें भी ये रेफरेंस आता था। जैसे पाल्पिटेशन है, पाल्पिटेशन इज बेस्ड ऑन द न्यूरोलॉजी, मतलब नर्व से सप्लाई, फंक्शनल चेंजेस आर नोटिस्ड एवरी टाइम। एंजाइटी, एंजाइटी मीन्स कॉस्टैल्जिया विच रिजल्ट्स इनटू एंजाइटी। एंड इस देखिए मैंने पहले बोला था सडन, इसकी रैपिडिटी होती है, फास्ट होता है। सडननेस उसमें भी शायद देखने को मिलेगी, बेलाडोना में भी और हमारे चाइना में भी, मगर इसकी सडननेस है, साथ में ये सारे सिम्टम्स कहीं ना कहीं एक दो सिम्टम्स साथ में मिलेंगे। और शॉर्ट पीरियड का भी होता है। अगर आप रियल मतलब परफेक्ट डायग्नोसिस है, डिजीज ड्रग सिलेक्शन परफेक्ट है, तो शॉर्ट टाइम में फीवर चला जाएगा। देन फीवर ऑफ एनी कॉजेस with characteristic of the aconite will definitely resolve the issue. अब ड्राई माउथ, प्लूराइटिस, ये सब इसके फर्दर प्रोग्रेस जो होता है डिजीज का, एकोनाइट का फर्दर ब्रांचिंग होता है इफेक्ट का,
ये सब इसके अंदर इंक्लूड किए हैं। सो हम अभी नेक्स्ट मेडिसिन लेंगे नक्सवामिका। नक्सवामिका का दूसरा नाम है जहर कुचिला। वो बचना भी जहरी था, नक्स भी जहरी है, मतलब इट इज ए रियल पॉइजन। और ज्यादातर क्या होता है कि जब जंगल में भेड़ बकरियां चरने जाती है और उनको मालूम नहीं होता है मालिक को कि ये नक्स का पेड़ है, तो इसके फल खा जाते हैं और घर आके इमीडिएटली दे गेट unconscious and die immediately without any delay. So that is the crux of the height of the poisonous effect. और इसका सेंट्रल आइडिया ज्यादा करके डाइजेस्टिव मतलब एलिमेंट्री ट्रैक में है। और दूसरा, इसको व्हाइट कॉलर ड्रग बोलेंगे हम। तो इसके सिम्टम्स तो साथ मैच हो रहे हैं आयुर्वेद के और होम्योपैथी के साथ में, काफी सिम्टम मैच हो रहे, काफी नहीं हो रहे। अगर हम कोशिश करेंगे और मैथमेटिका इंक्लूड करके देखने में तो शायद 10-15 सिम्टम्स और भी मैच हो सकते हैं। बट टू टू मेक इट कंडेंस वी हैव कंपेयर्ड ओनली 10 to 15 सिम्टम्स, जिसमें ये व्हाइट कॉलर मेडिसिन जो है, व्हाइट कॉलर आदमी क्या करता है, इसके पास पैसे शायद ज्यादा होते हैं, काम करने का एक्सरसाइज का टाइम नहीं होता है, लेबर नहीं करता है, इसलिए बैठे बैठे एसी में बैठे बैठे खाता है दबा के। और इसका इसका डिजीज स्टार्ट होता है किचन से। तो व्हाइट कॉलर डिजीज स्टार्ट फ्रॉम किचन, इसके लिए हम नक्सवामिका को बोल सकते हैं। और फिर आगे वो डिजीज इफेक्ट्स द पेंक्रियाज और द गॉल ब्लेडर और द मतलब डिफिकेशंस। माउथ में ऊपर ऊपर चढ़ेगा तो माउथ में कुछ छाले भी पड़ सकते हैं, टेस्ट भी लॉस हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। बट अल्टीमेटली इसमें एक चीज लिखा है हमारे होम्योपैथी में काम आने वाली, या होम्योपैथी का जो उत्पन्न हुआ, होम्योपैथी उत्पन्न हुआ तो वो आयुर्वेदिक मेडिसिन दवाइयों में, मैंने यहाँ भी 2-4 दवाइयों में रेफर किया है और बाकी काफी दवाइयों में वो भी लिखा है आयुर्वेद के किताबों में कि इन इन्हें बट इट इज इन ए बट टॉनिक इन ए स्मॉल डोज। मतलब स्मॉल मतलब हम जो कह रहे हैं माइक्रो, एंड पॉइजन इन ए लार्ज डोज मतलब aggravated will be aggravated in high dose, repeated unnecessary or unwanted repetition or extra repetition, sedentary life, restlessness and anxiety, exaggerated sensitiveness। मतलब ये थोड़ा सा हमेशा बेध्यान रहेगा, वो बोलता ही रहेगा कि यार मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मेरा पेट ठीक नहीं है। नर्वस एक्साइटमेंट, तो वहां भी इट कैन कैन कॉज द न्यूरोनल एक्साइटमेंट। नाड करने के मटिया मेडिका में लिखा है, पेज नंबर 175। तो भाई ये हमारा लिखा हुआ है 250 साल का, और आयुर्वेद का लिखा हुआ है तो कई कई सौ साल पहले। तो मतलब क्यों ऐसा है, वाई इट शुड रन सिमिलर, इसलिए हम देखना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ सिमिलरिटी होती है। तो इससे काफी चीजें मिल सकती है हमें आगे भी, कोई जैसे CCRH वाले अपना संशोधन करते हैं, शायद फिर री री प्रूविंग ऑफ द नक्सवामिका करते हैं, तो ये चीजें आयुर्वेद से भी वो स्टैंड में ले सकते हैं और उसको भी प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं कि भाई ये सिम्टम्स वहां आयुर्वेद में मिलता है तो होम्योपैथी में मिलता है कि मिलता है। तो मतलब कि क्यों ये मिल जा रहा है, कुछ तो इसमें सीक्रेट है। इसका एलिमेंट्री ट्रैक पूरा भरा पड़ा है आयुर्वेद नक्सवामिका का, जिसमें हम लॉस ऑफ एपेटाइट, कॉलिक, इरेक्टेशन, हार्ट बर्न, हेमरॉइड्स, कॉन्स्टिपेशन, डिसेंट्री, डिस्पेप्सिया, गैस्ट्रोडाइनिया एंड पेन एब्डोमिन सब इंक्लूड कर सकते हैं। और सामने सारे के सारे सिम्टम्स नाडकर्णी या प्रियव्रत शर्मा के किताब में मिले हैं। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा डिस्टेंट सिम्टम्स। इसको डिस्टेंट सिम्टम इसलिए बोलेंगे क्योंकि सेंट्रल सिस्टम ऑफ द नक्सवामिका इज डाइजेस्टिव और द एलिमेंट्री।
तो यूरिन में इसका क्या काम है? तो यूरिन में भी वो जाग के जाते जाते, इसलिए क्योंकि जैसे मैं मेरा अपना ख्याल है, हाँ, आप प्लीज डोंट टेक इट ऑथेंटिक, कि जब एसिडिटी बढ़ती है और वो एसिड जब कंज्यूम होके ब्लड में जाते हैं और ब्लड में जाके जब ब्लड भी उसको फेंक देता है बाहर, तब यूरेथ्रा से पास होता है वो एसिड, उस टाइम बर्निंग करता है। तो हमें किस सेंस में वो ये बर्निंग लेना, वो हमें खुद को देखना चाहिए। और दूसरे सिम्टम्स है ड्रूपिंग यूरिन। तो ड्रूपिंग, अब नक्स्वामी का मैं एक चीज में भूल गया बताने को, कि नक्स्वामी का जो अल्कलॉइड है, जो इसमें मेंशन किया है बोरिक में भी, और दूसरा फार्मास्यूटिकल लिटरेचर हम देखेंगे तो उसमें भी स्ट्रिक्नोज, स्ट्रिक्निनम तो हमारी एक दवाई भी है, इसमें से निकाल के बनाई है। उसके आगे आगे भी एक फार्मेसी ने दवाई बनाई है स्टिक्रोस फॉस 3x। अब दक्षस्वामी का इन एलिमेंट्री ट्रैक विथ सेंसिटिविटी, एंजाइटी एंड रैपिडिटी, तो मैंने देखा है कि ये स्टिक्नोस फॉस 3x भी और एलिमेंट के लिए बहुत अच्छा काम करती है। अब ये हम देखते हैं आगे, एमिशन, तो अर्ली इजैकुलेशन। अब इसको एक्चुअली एलिमेंट्री ट्रैक से क्या लेना देना, मगर दे आर डिस्टेंट इफेक्ट ऑफ और डिस्टेंट पैरामीटर्स और प्रूविंग रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड बाय आवर प्रूवर्स। सो हम अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं, बट इनके साथ में जो रिलेट करना है तो नक्स्वामिका का पिक्चर अगर क्लियर, जैसे वो बोलेगा कि भाई पहले मुझे एलिमेंट्री ट्रैक में प्रॉब्लम हुई, बाद में धीरे धीरे करके मेरा ये भी प्रॉब्लम शुरू हो गया, तो हम ये जज कर सकते कि भाई वहां के एज ए सीक्वल ऑफ द एलिमेंट्री ट्रैक दिस प्रॉब्लम है स्टार्टेड। बाकी तो कोल्ड कफ, आस्मा, आस्मा भी उसके भी अलग से सिम्टम है। होम्योपैथी में तो नंबर ऑफ फ्रैगमेंटेड सिम्टम्स आर गिवन अटैच विद द आस्मा बाय बोरिक्स एंड अदर मटेरिया मेडिका, बट अभी हम जनरल ले रहे हैं, इसलिए अगर कोई बोलेगा कि भाई होम्योपैथी में ये सब दिया है, क्यों इसको कंपेयर करना, नहीं, फायदा हो सकता है इसकी वजह से, और क्यों ये सिम्टम मैच हो रहे हैं, हमारा ये डाउट है, इसलिए हम ये मेहनत कर रहे हैं। ठीक है। अब गॉट है, स्टिफनेस है, तो स्पाज्म है, इधर भी स्पाज्म है, पैरालिसिस है तो इधर भी पैरालिसिस है। अब होम्योपैथी, आयुर्वेद में तो क्रूड ड्रग्स की बात चल रही है और होम्योपैथी में तो डायनेमिक की बात चल रही है, फिर भी ये इतने अच्छे सिम्टम्स हमको मिल रहे हैं वो दोनों तरफा। तो आगे हम सोच सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है। दूसरा है बेलाडोना, एट्रोपा बेलाडोना। अब नाम एट्रोपा बेलाडोना है और ये इंडियन मेडिसिन नहीं है, बाद में आई है, मगर स्टार्टिंग में अदर कंट्रीज में बहुत, और इसका लिटरेचर सालों पहले मिला है, हमारे पास है। मैंने देखा था बेलाडोना के ऊपर कोई 175 लिटरेचर इन लेप्जिग यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। I have seen those literatures and I have taken down the list of those authors. But since after I come back from and I have tried to expose these things to various authority, I think hardly anybody has taken notice of that. So belladonna भी एक इसका सेंट्रल जो कंजेशन, मतलब अल्टीमेटली इट इज ए ब्लड ड्रग, और ब्लड ड्रग मतलब everything has to be included into the related to the blood, and that too not venous blood, it is arterial blood। और इसकी वजह से इसके जो सिम्टम्स भी है जो हम यहाँ भी कंपेयर करेंगे तो हमारी किताबों में थोड़े कम मिले हैं, आयुर्वेद में भी कम मिले हैं सिम्टम, फिर भी जो प्रेजेंट किया है कि बेलाडोना में कंजेशन, इन्फ्लेमेशन और जो हेडेक है, अब बेलाडोना का हेडेक भी कंजस्टिव हेड है जो हमारे यहाँ रेफर किया हुआ है, यहाँ हेमिक्रेनिया के नाम पे वो चलाया है। और वनौषधि चंद्रोदय पार्ट 7 पेज नंबर 1887 में इसका मेंशन है।
तो मेनिया वो इधर भी है, मेनिया उधर भी है, मेंटल अफेक्शन तो यहाँ है। कुछ टर्मिनोलॉजी को मैंने एग्जैक्टली नहीं मिला है, तो रिलेटेड टर्मिनोलॉजी लिया है। मे बी आई मे बी समटाइम नॉट दैट परफेक्टली करेक्ट, बट ये चीज है, मैं आपको सामने रखता हूं कि अगर कोई आदमी या कोई एजेंसी इसके ऊपर कुछ करना चाहती है तो इसके लिए ये प्लेटफॉर्म सब्जेक्ट मिलेगा, और इसको फ्यूचर में भी करेक्शन हो सकता है। अब हिस्टेरिक, तो इसका हिस्टेरिक रिलेट इज विल बी बेस्ड ऑन द ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन एंड ब्लड सप्लाई टू द स्पाइनल कॉर्ड। सेम वे हार्ट में अगर जाएंगे तो पाल्पिटेशन है, means imbalance in supply chambers, imbalance of blood in chambers which leads to palpitation। तो सर्कुलेटरी सिस्टम की इसके ऊपर बहुत बड़ी एक्शन है आयुर्वेद में, और इसमें भी कार्डियक इरिथमिया मेंशन किया है, हाइपरेमिया भी मेंशन किया है, आस्थमा भी हो सकता है। अब आस्थमा बेलेडोना में कैसे हो सकता है, तो वो भी हम अपने खुद से जज करेंगे, रेपर्टरी करेंगे तो शायद मिल सकता है कि आस्थमा इन बेलाडोना, बट हमको जस्टिफाई करना है कि ये आस्थमा बेलाडोना का है कि नहीं। फिर न्यूरालजिया है, पॉलीयूरिया है, यूरिया, दिस दिस मेडिसिन हैज मोर इफेक्ट ऑन द यूरिनरी पार्ट बिकॉज इट हैज वन थिंग, द हीट एंड बर्निंग, और यूरिनरी प्रॉब्लमों में ज्यादा बर्निंग भी होती है, हीट भी होती है। सो बेलाडोना कंसीडर कर सकते हैं, मगर ऑन द बैकग्राउंड देयर हैज टू बी कंजेशन। सो ब्लीडिंग गम, देखिए अगेन ब्लड का बात आई, स्पर्मेटोरिया पॉल्यूशंस, तो ब्लड सप्लाई टू दी पेनिस, उसके ऊपर बेस हम ले सकते हैं। और एक चीज बोरिक में भी ऐसी लिखी है, हमें सरप्राइज हो गई। और बोरिक की बात बताऊं आपको, तो बोरिक में हजारों दवाइयां हैं। हमने आज तक किसी ने कोशिश नहीं किया कि ये दवाइयां जो नीचे लिखी है, रेफरेंस में लिखी है, रिलेशन में लिखी है, क्या वो प्रूव है या उसका सोर्स कहाँ से आया है, अब वो लिखा है वो सही है कि नहीं। हाँ, मैंने ढूंढ निकाला है काफी दवाइयों का सोर्स, और अभी ये बताना उचित नहीं होगा, कभी नेक्स्ट टाइम में हम बताएंगे कि मटेरिया मेडिका का, अरे विलियम बोरिक और विलियम लेविस दोनों एक ही एरिया के आदमी थे, और दोनों ही महान मटेरिया मेडिकिस्ट थे। विलियम लेविस का भी मटेरिया मेडिका है, और उसने अपने मटेरिया मेडिका के लेक्चर्स और लिटरेचर में 2500 टाइम स्पिरिट, या तो डी नेचर स्पिरिट, या तो क्या बोलते हैं, अल्कोहल का यूज किया है। अब देखिए इसमें ग्लैंडुलर स्वेलिंग है, वो डेफिनेटली होगा, क्योंकि स्वेलिंग कभी भी ब्लड रिलेटेड रहेगा, एंड इट शुड बी हॉट। ड्राइनेस इज वन ऑफ द गाइडिंग सिम्टम ऑफ द, और इसकी वजह से, ये सिम्टम की वजह से शायद एट्रोपिन इंजेक्शन, जहां सिक्रेशन बहुत होता है और आदमी आईसीयू में है, उसको बारी बारी से सक्शन करना पड़ता है क्योंकि सिक्रेशन बहुत होता है, तो उसको जब एट्रोपिन इंजेक्शन देते हैं तो सिक्रेशन डेफिनेटली कम हो जाता है, और ब्लड हार्ट का जो फंक्शन है वो भी बहुत रेगुलेट हो जाता है। तो हम तीसरी दवाई लेंगे, ओपियम। एक जमाने में ओपियम का रुतबा था, और मेडिकल साइंस में भी ओपियम, और ओपियम जो एक बहुत पुरानी दवाई है, जो मतलब वी कैन गो इन द हिस्ट्री with the unknown, before even prehistoric, we can call opium। इसलिए हम आयुर्वेद में ओपियम के इतने यूज होते थे, और नॉट ओनली मेडिकेशन, बट पहले के जमाने में ओपियम खा के ही लोग युद्ध करने जाते थे, क्योंकि ओपियम का सबसे बड़ा गुण है लॉस ऑफ सेंसेशन, खास करके पेन। इसलिए अगर तलवार का झटका भी लगता है तो उसको मालूम नहीं पड़ता है कि मुझे तलवार ने काटा है तब तक। और हमारे चोर निकलते थे
चोरी करने के लिए, तो वो ओपीएम खा के निकलते थे, क्योंकि कोई मार पड़े तो मालूम नहीं पड़ता। तो ओपीएम का भी, ये मटिया मेडिका जो है, बेस्ड ऑन नर्वस सिस्टम और उसका ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड एलिमेंट्री ट्रैक, तीनों के ऊपर बहुत बड़ा कवरेज था। और इसकी वजह से सयाटिका, कोस्टाल्जिया और ओवरडोज अगर ओपियम का होता तो एपिलेप्सी भी हो जाती थी, कन्वर्सन भी शुरू हो जाते थे। और मीडियम डोज रहेगा तो ट्रेम्बलिंग। अब ओपीएम के जितने भी हमारे पुराने अभी दादा लोग हैं, जिनकी उम्र 80, 85, 90 हो गई है और गांवों में रहते थे, खास करके राजस्थान एरिया, नॉर्थ नॉर्थ इंडिया, तो वो ओपीएम रेगुलर लेते थे। मगर पिछली लाइफ में उनको फिर वाह कंप बोलते हैं आयुर्वेद में, हम बोलते ट्रेम्बलिंग, वो हो जाता था। इट इज ए कॉम्प्लिकेशन। नर्व इंसेंसिबिलिटी, डिलेरियम ट्रेमंस, पैरालिसिस, ड्राउजीनेस, स्लगिशनेस, ट्रैंक्विलिटी, पेनलेसनेस, ये सब ओपीएम के ही सिम्टम्स है। और सामने ये सारे सिम्टम्स हमारे यहाँ आयुर्वेद में तो इसका बहुत बड़ा लिटरेचर पढ़ा है, मगर हमने ये लिमिटेड लिया है, किया है। तो वो एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी सिक्रेटिव, हाँ एंटी सिक्रेटिव की वजह से ओपीएम का पेशेंट हमेशा कॉन्स्टिपेटेड रहेगा, क्योंकि वो सिक्रेशन लोअर पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन, जैसे एनस है और उसमें जो ग्लैंड्स होती है उसको सुखा देता है। इसलिए इसलिए अगर हिस्ट्री लेते समय मालूम पड़ता है कि दादा आप ओपीएम ले रहे थे और अब कब्ज बहुत चल रही है, तो शायद हो सकता है उसको ओपीएम 1 एम और 10 एम में देने के बाद भी ठीक हो सकता है। तो ओपीएम में भी सारे के सारे सिम्टम्स कवर है। और वही सिम्टम जैसे कोरिया है, वर्टाइगो वर्टाइगो है, ड्राउजीनेस है, आस्थमा डायरेक्ट ओपीएम में नहीं होता है, बिकॉज लास्टली जब ओपीएम का जो आदमी होता है उसका सब सिस्टम धीरे धीरे करके कमजोर होता जाता है, तो उसको सांस लेने में भी तकलीफ होती है, फिर वो जोर से सांस लेता है, क्योंकि आखिरी दिनों में ओपीएम का इफेक्ट डल हो जाता है। इसलिए कंपलसरी उनको अस्थमा होता ही होता है ओपीएम लेने वालों को। बाकी सब ब्रीदिंग की बात करें, कफ की बात करें, तो वो चलता रहता है छोटा मोटा हिसाब से, कि उन्होंने क्या लिया उसके बाद क्या खाया। मगर हमारे राजा लोग भी थे, वो भी इसका इस्तेमाल करते थे, मगर उनकी इस्तेमाली और भी क्या बोलते, दवाइयां मिक्स करके लेते थे, जेम्स वगैरह, उसकी रज भी लेते थे, साथ में सोने की भी रज लेते थे। तो ओपीएम की बैड इफेक्ट नहीं होती थी उनको। और रेस्पिरेटरी ट्रैक पर पूरा इसका कब्जा होता था। और मैंने बोला नर्वस सिस्टम, टिटेनिक स्पाज्म भी नर्व रिलेटेड है। लार्ज, इधर बहुत अच्छी एक मेंशन है, लार्ज डोज प्रोड्यूस एपोप्लेक्टिक पिक्चर, स्मॉल डोज स्टिमुलेट द सिस्टम। स्टार्टिंग में स्मॉल डोज से शुरू होता है, मगर धीरे धीरे करके आदमी उसका एडिक्ट हो जाता है, फिर सारी सिस्टम के ऊपर कवर आ जाती है। और इन द लेटर लाइफ सारी सिस्टम का जो इम्यूनिटी और दी वाइटलिटी है, हम बोलते हैं आयुर्वेद में उसको बोलते हैं धात्वाग्नि। हर एक धातु जो शब्द धातु है उसमें हर एक में अग्नि होता है। अ, रस, रक्त, मांस, अस्थि, मेजा, मज्जा, मज्जा, शुक्र, तो वो धात्वाग्नि कमजोर हो जाती है, उसकी वजह से सारे प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैं ये रेफर करता हूँ कि थोड़ा सा जो बेसिक आयुर्वेदिक का जो फिलोसॉफी है हमारे यहाँ लाया जाए, क्योंकि बच्चे बहुत होशियार होते हैं, इवन 35% में एडमिशन लेते हैं, मगर प्रैक्टिस बहुत अच्छी कर पाते हैं, जजमेंट उनका अच्छा है, जुडिशियसली दे आर एबल टू लर्न एंड सिलेक्ट द ड्रग। लैक ऑफ सेक्स डिजायर वो बाद में होता है, स्टार्टिंग में तो स्तंभक होता है, मतलब he can continue his act for a long period, but later life में it becomes very weak, ultimately he loses its potency। डिजायर स्ट्रांग होती है, बाद में कमजोरी आती है। तो ड्राइनेस ऑफ माउथ वो एक उसका उसका श्योर सिम्टम है। तो हमारे यहाँ पास और भी ड्राइनेस होगी, जैसे एसिड वाला होगा उसका, तो उस सबको देखना है। हिस्ट्री टेकिंग इज अ गुड थिंग इन होम्योपैथी,
where you can come to a decision after logical thinking. लॉस ऑफ एपेटाइट, स्टार्टिंग में वो एपेटाइट क्रिएट करता है स्मॉल डोज में, बाद में एपेटाइट लूज हो जाती है। ओवरडोज में नौसे भी हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन, वॉमिटिंग, रेचिंग, देन एक्यूमुलेशन, डिस्टेंशन, ब्लीडिंग फ्रॉम बाउल। ब्लीडिंग फ्रॉम बाउल वो ओपीएम का कॉज नहीं है, बट सूख जाता है इसकी वजह से। जो खाना हम नीचे उतारते हैं, जो थोड़ा स्टूल फॉर्मेशन होता है, और उसको जब आगे धकेलते हैं तो देर आर नो ग्लैंड्स टू लुब्रिकेट द, बिकॉज ऑफ ड्राइनेस, तो वो फिर छील देते हैं, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग होता है। तो सप्रेस्ड यूरिन आउटपुट वो भी होता है बाद में लेटरल लाइफ में। और कॉलिक इज द विड्रॉल सिम्टम ऑफ दी, जब ओपीएम लेता रहता है आदमी तो कॉलिक कम रहता है, नहीं होता है, मगर वो विड्रॉ करते तो इतना जोर से कॉलिक होता है। तो हम आगे लेंगे एसाफेटिडा। देखो एसाफेटिडा में कोई ज्यादा बात नहीं है, एसाफेटिडा हमारी ऐसी रेगुलर मेडिसिन भी नहीं है, मगर एसाफेटिडा का जो यूज है और इसकी जो एक्शन है हमारे पाचन तंत्र के ऊपर, वो इतनी अच्छी है कि हम एसाफेटिडा, मैं तो बहुत यूज करता हूँ एसाफेटिडा। तो अगर हम देखें कि दोनों तरफा, और ये हमारी हमारी इंडियन ड्रग, किचन ड्रग है, जो सालों से हमारे किचन में चलती है। उसके पेड़ होते हैं जिसमें से रस निकलता है, और रस को फिर सुखा के ट्रीटमेंट करके हिंग बनाते हैं। तो इसको हिंगवाश, इसमें से आयुर्वेद में बहुत बढ़िया दवाइयां बनती हैं, और इसका एलिमेंट्री ट्रैक पर ज्यादा असर रहता है। तो इसकी वजह से फ्लैटर्स, कॉलिक, कॉन्स्टिपेशन, इरेक्टेशन, रेंसिड टेस्ट इन द माउथ, पेन इन एब्डोमिन एंड डिस्कस फॉर ऑल द फूड, कभी कभी एनोरेक्सिया हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है। मगर एसिडिटी और एसाफेटिडा को डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, बट गैस्ट्रिक टिम्पनी, तो एसाफेटिडा बहुत बढ़िया काम करेगा, क्योंकि उसका एक ही काम है, गैस नहीं होने देना। तो आस्थमा, आस्थमा वो बहुत लेट इफेक्ट होता है, डायरेक्ट रिलेशन। जैसे एसाफेटिडा से गैस होती है, गैस ऊपर चढ़ती है और दबाती है लंग्स को, और लंग्स अपना फंक्शन नहीं कर पाते, तो उसको हम आस्थमा का नाम देते हैं। उनको जोर पड़ता है, क्योंकि क्वांटिटी कम पड़ती है तो ट्रेस पे आ जाता है, तो हम बोलते हैं तुमको अस्थमा हो गया। मगर अल्टीमेटली अगर केस टेकिंग में देखेंगे तो पहले उसको टिम्पनी था, फिर अस्थमा हुआ। तो यहाँ भी देखो एंटी आस्थमेटिक, इट इज कॉल्ड एज एन एंटी आस्थमेटिक, एंड इसका ब्रीथ भी शॉर्ट है, मतलब अस्थमा हो जाता है, क्रॉनिक कफ भी रहता है। और दूसरा है न्यूरालजिया, वो थोड़ा, इसका रोल इतना ज्यादा नहीं है न्यूरालजिया में, बट इट इज सेकेंडरी। एंड इसमें आयुर्वेद में इसको लिखा है पेन इन जनरल। तो अब आगे बढ़ेंगे तो लेबर लाइक पेन इन यूट्रिन रीजन। अब हमने पहले बोला कि एसाफेटिडा जो है उसका ज्यादा रोल है यहाँ स्टमक में, और यहाँ हम बात करते लेबर लाइक पेन इन यूट्रिन रीजन उसका। अब हम मयाजम लेंगे, तो मयाजम जो है वो उसका प्रोमिनेंट मयाजम वात है, तो हम इसको वात के हिसाब से सोरा माने। और सोरा एक ऐसी चीज है कि जहां से घूमता है वहां ऐठन पैदा करता है। नॉट नेसेसरी इट इज इफेक्टिंग द नर्व्स, बट होलो ऑर्गन्स में ऐठन पैदा करता है। तो हो सकता है कि ये ऐसा पड़ी रहेगा, वात या सोरा यूट्रस में गया हो और वहां जाके उसने ऐठन पैदा किए, इसलिए यूट्रिन पेन हो रहा है। उसी जगह पे स्पाज्म इन ब्लेडर। अब अब हम लोग मानेंगे नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे क्योंकि हमारे इसमें इंक्लूड नहीं है। मगर जो स्पाज्म मैंने बोला, तो स्पाज्म मतलब वात, वायु की वजह से जैसे तार हिलते हैं उसको स्पाज्म बोलते हैं। तो हमारे स्नायु जो है, फिब्रिल्स है, मायोफिब्रिल्स, वो भी हिलना शुरू कर देते हैं, तभी स्पाज्म। और ब्लेडर में स्पाज्म मतलब, ब्लेडर इज होलो ऑर्गन। तो जो अधोवात है, वात दो प्रकार के होते हैं, ऊर्ध्ववात, अधोवात, मगर सोरा में ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि
अपर सोरा एंड लोअर सोरा और डाउनलेटिंग सोरा। वहां वात है 5 प्रकार के, उसमें एक अधोवात ऊर्ध्ववात। तो जब अधोवात हो जाता है तो जाके वो एलिमेंट यूरिनरी ट्रैक की ब्लेडर में चला जाता है, और वहां जाके वो ब्लेडर के ऊपर या तो ज्यादा यूरिन निकालेगा तो यू हैव टू गो रिपीटेडली फॉर यूरिनेशन। अगर ज्यादा जोर करता है तो बर्निंग भी हो सकती है, और अगर वो ब्लेडर के नीचे से ऊपर चलता है तो शायद ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, तो एन्यूरिया भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। मगर अल्टीमेटली हमें यहाँ उसके सिम्टम्स मिलते हैं ऐसे पट्टी डाके, तो चाहे ये स्पाज्म ब्लेडर में क्यों नहीं हो। तो यहाँ सामने भी सिस्टाइटिस है, तो उन लोगों ने भी कुछ सोचा होगा ना, या प्रैक्टिकल किया होगा, तब जाके सिस्टाइटिस में उसने ऐसा पटीडा का काम लिखा है। और इट इज ए सेक्स टॉनिक एंड इट एक्साइट्स द सेक्स डिजायर। मतलब what already has gone down and it has affected the organs of reproduction, urination. So it can also sometime lose the desire. ऐसा नहीं है कि एवरी टाइम इट एक्साइटेड। बात तो बात ही है, उसको कौन पकड़ पाएगा, कब कब ज्यादा होगा कब कम होगा, वी कैन नॉट से। Every word of a sora, every act of a sora, it is said that it is different from the previous. अब नेक्स्ट हम बेरीबेरीज लेते हैं। बेरीबेरीज एक जंगली बेर है। अगर हमारे यहाँ जो बिकती है लाल कलर की पक्की बेर, तो सबको मालूम है कि उस बेर के ऊपर से छिलका निकालेंगे तो थोड़ा सा अंदर पल्प पल्प मिलेगा, और पल्प के बाद में इसकी शीड मिलती है। अब वो जो इसका गुठली है और हमारी रीनल स्टोन है, उसके साथ में अगर मैच किया जाए तो ये ये शायद सिलेक्शन उसके ऊपर हुआ है। चलो हम मानते हैं कि इसके लॉ ऑफ नॉट सिमिलैरिटी, दैट वर्ड आई एम नॉट एबल टू कलेक्ट, मगर स्टोन के जैसा दिखने वाला इसका गुठली है, इसलिए शायद बेरी बेरी को स्टोन के लिए लिया है। दूसरी चीज कि जो पल्प है या बेरीज है उसका कलर कॉपर है, तो उसको स्प्लीन के साथ में भी रिलेट किया है और स्टोन के साथ में, इसलिए इसके यूरिनरी सिम्टम्स है, दे आर मोर मच एंड मेनी। और जब यूरिनरी सिम्टम्स हम क्योर नहीं कर पाते हैं, तो फिर वहां से जो बर्निंग है और बेरीज का जो सिम्टम्स है वो निकल के ब्लड में से जाके जॉइंट्स में पहुंच जाते हैं थ्रू ब्लड, एंड दे कॉज द रिमेटिज्म। मतलब बेरी भी सिफिलिटिक ड्रग है एंड इट इज कॉजिंग बर्निंग। सिफिलिटिक का मतलब बर्निंग, तो इसका सेंट्रल आइडिया बर्निंग रहता है, और सेंट्रल सिस्टम है यूरिनरी सिस्टम। इसमें भी देखेंगे हम लोग आयुर्वेद में भी सेम सिम्टोमेटोलॉजी है, मगर जो फील्ड ऑफ द एक्शन है वो भी ऑलमोस्ट मैचिंग टू द होम्योपैथिक फील्ड। दैट इज रीनल पैसेज इज द प्राइम चॉइस and clinical picture of the urinary organ. Urinary problems like anuria, यहाँ UTI, cystitis, urethritis हमने लिया है। यूरिनरी स्टोन तो किडनी स्टोन है, रीनल कॉलिक है तो रीनल कॉलिक है, हेमोरेज है तो हेमाचूरिया है, हाँ, रूमेटिज्म है तो रूमेटिज्म है, पेल्विक कंजेशन है तो पेन एंड बर्निंग इन पेल्विस, ये पेल्विक एरिया। तो मतलब अच्छा, ये ड्रग एंटी फेब्राइल भी है। तो फीवर एज ए सीक्वेल ऑफ द इन्फेक्शन, जैसे हम पहले पूछते हैं आदमी को जब यूरिनरी इन्फेक्शन होता है उसके पहले, या हम केस टेकिंग में पूछते हैं कि भाई बुखार आई थी पेशाब की तकलीफ होने के साथ में या उसके पहले, तो इट कंफर्म्स दैट द फीवर वाज देयर एज ए पार्ट ऑफ सीक्वेल ऑफ द यूरिनरी ट्रैक इन्वॉल्वमेंट। तो हो सकता है कि इट कैन बी ए केस ऑफ, तो एंटी मलेरियल सुटेड टू मलेरिया केसेस। मैंने पहले ही बताया कि वो स्प्लीन के लिए, देखिए ये नीचे लिखा है एनलार्ज स्प्लीन,
मतलब उस कलर दोनों का मैच हो रहा है स्प्लीन का तो शायद हो सकता है इसमें भी लिखा है कि बाइल इज द मेन सीट। अच्छा, इट इंक्रीजेस द साइज ऑफ द स्प्लीन, सॉरी डिक्रीजेस द साइज ऑफ द स्प्लीन, मतलब स्प्लीनोमेगाली में ये काम आती है और हमारे यहाँ एनलार्ज स्प्लीन लिखा है, तो दोनों मैच हो रहे। तीसरा, बाइल इज द मेन सीट ऑफ द बेरी बेरी बेरी, तो गॉल ब्लेडर इज द मेन सीट, मतलब बिलियरी ट्रैक जिसमें इन्वॉल्व है। स्टार्टिंग में मुझे खट्टा लगता था, फिर एसिड हो गया, फिर उसके बाद में पेशाब में तकलीफ हुई। इसका मतलब बेसिकली स्टार्टिंग में एक केस बेरी बेरीज का था। हेपेटिक कंप्लेन्स, तो इसमें गैस्ट्रोड्यूओडेनल अल्सर एंड लीवर प्रॉब्लम्स आर इंक्लूडेड, दोनों में है। और मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, सब में रेफरेंस दिया है। तीसरा है चेनोपोडियम, जिसको जेरूसलेम ओक बोलते हैं, और इसका हिंदी नाम बहुत ही सरल, शायद नॉर्थ इंडिया में तो इसको बहुत इजीली पहचान पाएंगे, इसको बथुआ बोलते हैं। बथुआ, वो जो कॉमनली अवेलेबल है मार्केट में, मगर जब चेनोपोडियम का नाम लिया जाता है तो उसके साथ में एक वर्ड अटैच है, एंथलमिनेटिकम। तो चेनोपोडियम में कुछ ज्यादा नहीं देखते हैं, या जनरली पीपल आर यूजिंग चेनोपोडियम एज ए एंटी वर्म ड्रग, और खास करके होम्योपैथी में भी इसका इतना ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं मिल रहा है। मगर बोरिक में भी ऐसा मेंशन किया है कि ऑयल फॉर हुक एंड राउंड वर्म। देखिए, हम डायनेमिक दवाइयों की बात करें, इसके पहले भी हमारे एक ड्रग में, बोरिक में लिखा था 10 मिलीग्राम इंजेक्शन। तो मतलब बोरिक, हर एक लड़के के पास बोरिक कंपलसरी होती है, और बोरिक में जो लिखा है वो एक्चुअली होम्योपैथिक होना चाहिए। मगर पता नहीं कैसे कैसे कर सकते हैं। उसने लिखा है कि 10 मिलीग्राम इंजेक्शन विल डू फास्ट वर्क बेटर, यहां लिखा है ऑयल फॉर हुक एंड राउंड वर्म यूज्ड। तो हाउ हाउ कैन वी कॉल इट इज होम्योपैथी, बट फिर भी इट इज यूज, दिस ड्रग इज यूज फॉर डीवर्मिंग। एक स्कॉलरली आर्टिकल से लिया है हमने ये जो सेंटेंस है। अब एक चीज कंट्रोवर्शियल है, मैं सॉरी टू इन्फॉर्म, कि जब भी हमारे पास कोई डेफनेस का आता है तो हर एक के मुंह में एक ही दवाई का नाम आता है, चेनोपोडियम। एक्चुअली चेनोपोडियम और डेफनेस इज वेरी डाउटफुल। और एक साइंटिस्ट था, लिनलेन, ये साइंटिस्ट है, वह नहीं, उल्टा उसके ऊपर तो उल्टा हो गया कि जब वो एंटी वर्म के लिए दवाई कर रहा था, चेनोपोडियम को दवाई के तौर पे ले रहा था, देन ही हैज मेट विद द डेफनेस। तो डेफनेस एक कॉजिंग फैक्टर है, वो श्योर। एंड लिटरली स्कॉलरली आर्टिकल्स तो हमने रेफर किए, तो दे डू नॉट कंफर्म। खास करके राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का जनरल है फार्मास्यूटिकल साइंस, उसने बहुत बड़ा एप्रिसिएशन किया है चेनोपोडियम का, बहुत जगह पे वो काम आता है, जो होम्योपैथी में बहुत कम लिखा है इसके बारे में। हो सकता है लीवर के लिए, एंटी फंगल के लिए, कैंसर के लिए, मगर सेंट्रल आइडिया ऑफ द चेनोपोडियम इज ओनली एंथलमिनेटिक, नॉट मोर देन दैट। मगर लीड टू टॉक्सिसिटी, कभी कभी ऐसा होता है कि ये चेनोपोडियम का हम वेरी क्या ओवर एंथुसियास्टिक होके रिपीटेड डोज में दे देते हैं, और वो भी वेरी लो, जैसे 6 है, 3x है, 10x है। वो एलोपैथी में भी ये इसके जो दाने हैं ना, ग्रैन्यूल्स, डायरेक्टली वो ग्रैन्यूल देते हैं, फाइन ग्रैन्यूल्स, एक पैकेट पुड़िया है तैयार। आयुर्वेद में भी देते हैं, डायरेक्ट देते हैं, समटाइम चेलोने में मिक्स करते हैं, समटाइम सीना भी मिक्स होता है। सीना और चेनोपोडियम ऑलमोस्ट दे आर सिमिलर, तो कॉम्बिनेशन में भी देते हैं, डायरेक्ट भी देते हैं। मगर इसका इतना जो डिस्क्रिप्शन है, क्योंकि
राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का जनरल में अगर पब्लिश हुआ है, उस तो मतलब वेरिफिकेशन हुआ है, उसका रिसर्च हुआ है, उसके बाद में पब्लिश हुआ है। तो हमारे यहाँ इसकी रिसर्च या इसकी इंफॉर्मेशन बहुत कम है। प्रोग्रेसिव डेफनेस में चेनोपोडियम काम करेगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। अल्टीमेटली मैंने जो सब अध्ययन किया उसमें मुझे इतना मालूम पड़ा। और यूज करता हो सकता है कि वो डेफनेस क्रिएट करे। अच्छा, अब हम डेफनेस के बारे में सुनते हैं, मगर डेफनेस डॉक्टर एज ए डॉक्टर, डेफनेस मतलब सुनने की जो एपरेटस है, उसके बारे में हर एक डॉक्टर को बारीकी से अध्ययन करना जरूरी है। क्योंकि एक बार रेफरेंस आ गई तो जाने जाना मुश्किल है, और वो भी पिछली एज में, आफ्टर 50 60 चेनोपोडियम भी शायद काम करेगा। ऐसे एक रेयर ड्रग दूसरी भी मैं बता रहा हूँ जिसका यूज आजकल बहुत होता है, मतलब जितने भी डायबिटीज वाले हैं इसका यूज करते हैं, और आयुर्वेद में तो सालों से वो ड्रग चल रही है और प्रूव भी हुई है। और हमारे डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करते हैं होम्योपैथिक ड्रग, मगर हमारे पेशेंट जो है पैरेलल ये ड्रग लेते हैं। इसलिए हमारा रिजल्ट और बताते नहीं है। हम बोलते हैं कि हाँ हाँ बहुत अच्छा, चलो ठीक हो गया, तुम्हारा कंट्रोल हो गया है। बट हम लोग केस टेकिंग में काफी मिस करते हैं, खास करके पुराने क्रॉनिक केसेस में, जैसे गिडीनेस है, हेमिक्रेनिया है, टीबी है। तो उसमें पैरल पेशेंट कोई ना कोई दवाई ले रहा है, उसको हम पूछते भी नहीं, और उसको जानने के बाद हम कुछ कर भी नहीं सकते, उसको बंद भी नहीं कर सकते। मगर ये जो सेफेलेंड्रा है जामुन, इतना इजीली अवेलेबल है मार्केट में, और इतना इफेक्टिव भी है कि उसकी गुठली का जो पाउडर है, हमारे इसमें भी लिखा है सीड्स पाउडर बेस्ड एंटी डायबिटिक्स बाय डॉक्टर विलियम बोरिक, पाउडर डायरेक्टली ही हैज आल्सो recommended एंड रिटर्न। जब बात आती है डायबिटीज की, तो इसका ये सबसे बड़ा सिम्टम है पॉलीयूरिया। हाँ, तो होता ही होता है। मगर जब डायबिटीज इज ए ऑटो इम्यून डिजीज, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कितने सालों से, मैं तो इसमें पीएचडी का मेरा सब्जेक्ट था। सॉरी आई कुड नॉट कंप्लीट इट। मैंने सिलेक्ट किए थे 100 पेशेंट, एंड टू रिसर्च प्योरली ऑन टोटली बेस्ड ऑन क्राइटेरिया फिक्स बाय सीसीआरएच। इसके बावजूद भी हम ये कहेंगे कि डायबिटीज का नाम पढ़ते हैं पेशाब ज्यादा होना और पेशाब में शुगर जाना, वो तो हर एक के दिमाग में बैठ जाता है। और जब उसका मैनेजमेंट ठीक नहीं होता है, तो वही ऑटो इम्यून डिजीज चल चल पड़ता है ब्लड में, और ब्लड में जाके स्किन में जाके छोटे छोटे फोड़ा फुंसियों करते हैं, खास करके बैक में। तो यहाँ लिखा है द स्किन कवर्ड विद स्मॉल रेड पेप्यूल लाइक ए प्रिकली हिट। मगर अल्टीमेटली तो उसका कॉम्प्लिकेशन और सिक्वेल है। तो उसको अकेले पीठ को देखेंगे, और आदमी पेशेंट बोलेगा सर मेरे पीछे और आगे ऐसा 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 दाने दाने हो गए हैं, कुछ दवाई दे दो। तो शायद हमें ये भी डाउट करना चाहिए कि ये सीजेरियम जेम्बोलिनम या डायबिटीज का सिक्वेल है, तो उसको पूछना भी चाहिए। यहाँ देखो सिम्टम्स है, सीड्स आर एंटी डायबिटिक कॉल्ड इंडियन इंसुलिनम, बहुत अच्छा नाम दिया है सिफेलेंड्रे का। वैसे ही हमारे यहाँ भी डॉक्टर विलियम बोरिक ने सीड यूज करने का गाइडलाइन दिया है, खास करके पॉलीयूरिया ग्लाइक। और एक चीज है आयुर्वेद में, उसमें स्पष्ट लिखा था डॉक्टर नाड करने के इसमें, कि इसकी जो डेंसिटी है, क्या बोलते हैं, पीएच, इट गोज अप टू 1035। इवन इन बोरिक ऑल्सो इट इज रिटर्न
glycosuria of the urine with a pH of 1036, वो भी क्योर हो सकता है. इस मदर टिंचर, मगर प्रॉब्लम क्या है कि मदर टिंचर इज रेकमेंडेड बाय डॉक्टर विलियम बोरिक, जिसमें थर्स्ट और वीकनेस और डायबिटिक कोल्ड एंड इसमें कोल्ड अल्सर लिखा है. कोल्ड अल्सर का मतलब क्या होता है? कोल्ड अल्सर द वर्ड इज यूज्ड फॉर ट्यूबरकुलर अल्सर, बट इसमें कोल्ड अल्सर इसलिए लिखा है कि विच इज नॉट बर्निंग, नॉट पेनिंग, और धीरे धीरे करके बड़ा होगा. और डायबिटिक अल्सर का उसका दिखावा भी अलग से होता है. तो हम ये मानेंगे कि सिजिजियम जेम्बुलिनम के ऊपर और रिसर्च होना चाहिए और ज्यादा सिम्टम्स निकालने चाहिए. बट मदर टिंचर से स्टार्ट करेंगे, फिर भी थोड़ा सपोर्ट करेगा. दूसरी चीज है, मैंने काफी डायबिटीज के पेशेंट और डायबिटीज ट्रीट करने वाले और डायबिटीज का जो एसोसिएशन है उसमें भी जाके बात किया है कि भैया रियली अगर कोई भी ऐसा पेशेंट हो जो लंबे अरसे तक इंसुलिन दे, एंटी डायबिटिक ड्रग भी ले रहा है, और वो ड्रग का नाम क्या है, वो भी ले रहा है, उसको टोटली रिलीव हुआ या टोटली क्योर हुआ, ऐसा एक केस मुझे बताइए. आज तक मुझे एक भी केस सुनने को नहीं मिला है. और रियली आयुर्वेद में भी लिखा है, हमारे मुनियों ने उस टाइम लिख के गए हैं, इसको असाध्य रोग के लिस्ट में रखा है. तो वो सच बोल के गए हैं, इसलिए मैं पूछता रहता हूँ कि भाई ऐसा केस मुझे बताओ कि जो 100% रिलीफ हुआ हो और उसके 1 साल के बाद भी उसको फिर से डायबिटीज नहीं हुआ हो. हाँ, जो टेम्पररी डायबिटीज है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज हमने खूब दबा के लड्डू खाए, शुगर खाई, सब मीठी मीठी चीजें खाई, रात को पूरा सो गए खाना खाने के, सुबह पेशाब टेस्ट हुआ. पटेल साहब, हाँ, पटेल साहब, हम लोग का मीटिंग का समय पूरा हो गया है. सब हो गया सर. मीटिंग का समय अच्छा पूरा अच्छा, हो सॉरी गया है. सॉरी सॉरी, मैं अभी फास्ट चलता हूँ. एक अब नहीं, कैमोमिला है. अब बंद कर दीजिए. हम लोग 1 मिनट भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं. कैमोमिला को आप ओके अगले सर, बार अगले क्लास में ले लीजिएगा, ठीक है? इसी ओके टॉपिक सर, को हम लोग कंटिन्यू बाद में ले करेंगे लेंगे आगे क्लास. तो सेकंड आज का फेज मीटिंग में. हम लोगों का समाप्त होगा, क्योंकि अब समय हाँ नहीं ठीक है है सर, हिंदी का. और डॉक्टर पटेल इतने अच्छे रिसर्च बंद कर दूं. ओरिएंटेड आर्टिकल्स हमेशा लेकर के आते हैं, और इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतना अच्छा बेहतरीन लेक्चर हम लोगों को सुनाया, कंपैरेटिव स्टडी. और शायद इस तरह के अध्ययन से ही हम लोग और भी होम्योपैथी में अपनी दवा को जान सकेंगे. तो इसके साथ में यह सेशन समाप्त होता है, और हम लोग इस सेशन को हैंड ओवर करते हैं डॉक्टर धनेश जी को फॉर वो अंग्रेजी के सेशन के लिए. तो आज का सेशन समाप्त हुआ, और सभी को धन्यवाद. और डॉक्टर धनेश, यू कैन टेक ओवर द सेशन नाउ. एंड डॉक्टर पटेल, आप अपना पीपीटी को हटा लीजिए, क्या बोले? अपना प्रेजेंटेशन को हटा लीजिए. हाँ ठीक है सर, ओके. ओके. So thank you very much. And now the session ends, and Dr. Dhanesh will start the session. Sir, Thank you, sir, sir. it is you can make me host, sir, so that Yeah, you are the host now, sir, and That's Dr. nice. Dipti Sharma is the co-host. I think she is the speaker today.